जब हाथ से हाथ जुड़े, जब कदम से कदम मिले, जब ईंट पे ईंट चढ़ी, जब इरादे पक्के हुए, तब इमारतें बड़ी होती गई और समस्याएं छोटी। और ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के अलवर जिले में, जब अलग अलग समुदाय, संस्थाएं, स्थानीय शिक्षक और वहां रहने वाले नन्हे बच्चों के परिजन आगे आए और एकजुट होकर इन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने लगे। इन सब ने मिलकर एक ऐसी नींव डाली जो कई वर्षों तक इस सूखे प्रदेश में शिक्षा की बारिश करती रहेगी। राजस्थान के अलवर जिले की दूर राज की पिछड़ी ग्रामीण बस्तियों में समुदायों, गुड अर्थ एजुकेशन फाउंडेशन और बौद्ध शिक्षा समिति ने सन 2000 में खुले आसमां के नीचे स्कूल आरंभ किए। इन पाठशालाओं को सामुदायिक बोधशाला के नाम से जाना गया, अ कम्युनिटी स्कूल नेटवर्क। बिना दीवारों के इन स्कूलों में बौद्ध शिक्षक और बच्चों द्वारा आनंद पूर्वक सीखने सिखाने का काम कई वर्षों तक बखूबी से चलता रहा। ग्रामवासी और बच्चों के परिजन स्कूल के इस अद्भुत जीवट रूप को देखकर अचंभित थे, विशेष रूप से ये देखकर कि बोधशालाओं ने शीघ्र ही इन स्कूल विहीन, शिक्षा विहीन बस्ती के सभी बच्चों तक पहुंच बना ली और उन्हें स्कूल से जोड़ने का असंभव सा लगने वाला लक्ष्य पूरा कर लिया। यहाँ हमारा आसपास कोई स्कूल नहीं थी 3-4 किलोमीटर तक। फिर यहाँ घूमता घूमता हमारे यहाँ ये सुरजन जी और बिशम्बर जी आ पहुँचे। वो आर के साहब यहाँ 10-20-50 बच्चे हो जाए तो यहाँ मैं स्कूल खोल दिया साहब, मैं कोई माँ का हो जाएगा बच्चा तो ऊँट मीट कहीं भी कौन तो साहब ये पेड़ा तड़ बैठा ये स्कूल चालू कर दिया। शुरुआत में दिक्कत तो होती लड़कियों को जोड़ने में, लेकिन हमने जिस तरह से हर व्यक्ति से जुड़ करके बात को समझाने की कोशिश की तो 1.5-2 साल में लगभग ऐसा हमने कर दिया कि सब बच्चों को हम स्कूल ले आए, खास करके लड़की को जो नहीं ले रहे थे। जब आरंभ में हमने इन बोधशालाओं को शुरू किया था तब हमारी बोधशालाओं के शिक्षकों को हमने प्रशिक्षण के तुरंत बाद भेजा और ये कह के भेजा कि अब आप लोगों को जाकर के स्कूल स्थापित करने हैं। कोई किसी तरीके के भवन नहीं थे। एक लेवल पे समुदाय के साथ हमारी काफ़ी गहन चर्चाएं, काफ़ी गहन बातचीत हो चुकी थी कि स्कूल कहाँ चलेगा और कुछ 5-7-10 लोगों का एक रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया था गांव के स्तर पे। वो कॉन्टेक्ट पर्सन थे कि हमारे टीचर आएंगे तो वो उन लोगों से संपर्क करेंगे। तो जैसे ही वहाँ हमने टीचर्स को भेजा, वो जाकर के लोगों से मिले तो लोगों ने बताया कि भाई कि अभी जगह तो कोई नहीं है, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आप चलाओ। या एक आध जगह कहा कि ये हवेली है, हमारी सार्वजनिक है, कोई काम में आती नहीं है, आप इस हवेली में चलाओ। पहले जी हम आ लगे जब से पेड़ों के नीचे पड़ाव करे था, फिर 2 मकान बने जी, 2 कच्चा जिनसे हम लीपते थे गारा माटी से, तो गारा माटी में लीप के फिर उन्हें बैठा करे था। फिर जी चलती सी 1-2 साल। सौजानपुरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी बच्चे पैदल सरकारी स्कूल छोड़ दी, प्राइवेट हमारे खुद के सौजानपुरा में स्कूल थी वो छोड़ दी कि हमें बच्चा फटाने हैं तो बोधशाला में ही फटाने। इस तरीक़ा से साहब 5-7 पेड़ थे छोटे छोटे, तो उनके नीचे चटाई बिछाना, झाड़ा पूंछी करना और उस हिसाब से हम बच्चे उनको बैठाते रहे। पहले इतना खास नहीं था स्कूल में, बहुत कम चलता। हम मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करते थे और मतलब बाहर धूप में बैठ के पढ़ाई करते थे। इतना नहीं था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बोर्ड कम थे, बाहर ही बोर्ड बना के वहीं ब्लैक बोर्ड पेंट किया कलर से और वहीं पढ़ने लग जाते थे। ये स्कूल तो थी नहीं, पहले गांव से उधर एक नाला है उसमें लगती थी पेड़ के नीचे। पहले स्कूल इधर खेतों में चला था, उसके बाद में उधर एक कमरा लिया किराए का, तो कमरा क्या है नदी की तरफ था और उधर ही पेड़ थे नदी के अंदर, तो वहाँ छाया की व्यवस्था भी थी, तो वहाँ शुरुआत हुई। फिर तो वहाँ कम से कम 5-6 साल तक स्कूल चला। उस टाइम में ज़्यादा बच्चे हो जाते थे तो पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे, या गांव में ले जाकर तिबारी होती है ना उनमें बैठा कर पढ़ाते थे। और बरसात के दिनों में किसी के पास मांग के तिबारी या पेड़ों के नीचे ऐसे बच्चे अंदर ही एक साथ नहीं पढ़ पाते थे। इन सभी जगह पर ग्रामवासियों का बोध, शिक्षकों के प्रति विश्वास और स्कूल के प्रति जुड़ाव गहरा होता गया। वे एकजुट होकर अपनी अभावग्रस्त जिंदगी के बावजूद अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए तरह तरह की कोशिश करने लगे।
सभी ने मिलजुल कर बोधशालाओं के लिए शामिलात की जमीनें चिन्हित की, उन्हें साफ किया और घास के छप्परों से बच्चों के लिए छांव का इंतजाम किया। जैसे ये पहले उस जगह थी तो वहाँ पे मतलब बिठाने की जगह भी नहीं थी, न पानी की सुविधा थी वहाँ पे और न रास्ते की सुविधा थी। मतलब बच्चे जब से स्कूल जाते थे ना, तो जब बारिश का मौसम होता था तो आधी बारी जा पाते थे। यानी जब बच्चा 3-4 साल का बच्चा वो कैसे जाएगा, मतलब पैदल भी छोड़ के भी आते हैं तो फिर उसको आने में दिक्कत होती थी। समय के साथ सामुदायिक बोधशालाएं टिकी रही और बच्चों की पढ़ाई में सफलता के चरण बढ़ते गए। समुदायों और गुड अर्थ एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कुछ कच्चे पक्के कमरे भी बनने का सिलसिला शुरू हुआ। आने वाले कुछ वर्षों में MM लाल चैरिटेबल फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से ये व्यवस्था आगे और सुधरती गई और बोधशालाओं में कुछ कमरों का निर्माण संभव हुआ। जब हमने कुछ दिनों तक स्कूल चलाई तो गांव वालों के साथ मिलकर ये महसूस हुआ कि भाई हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम हमारे सामान को रख सकें या फिर बच्चों को छाया या बरसात से बचाया जा सके। तो उसके लिए गांव वालों से मिलकर और गांव वालों की ही ज़मीन को लेकर भवन का निर्माण किया गया। भवन निर्माण होने के बाद में उसमें जो मुख्य बदलाव आए वो ये पहला तो यही रहा कि जो बच्चों के साथ जो TLM का यूज़ करते थे या जो डिस्प्ले करते थे उसमें हमें सबसे प्रमुख रूप से वो मदद मिली। फिर महीना 2 महीना वहाँ पढ़ा और फिर वो बोलिया कि यार अँ काम कौन चालो तो एक छप्पर गाल लो। फिर पेट के नीचे जब बच्चे क्लास आगे बढ़ी तो फिर गांव वालों के सहयोग से फिर पाटोलों में पढ़ना शुरू कर दिया। जो पट्टी होती है ना वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से भी क्या हुआ कि मैं इसके घर मेरा बच्चा नहीं जाएगा, इसके घर नहीं जाएगा, तो हम गांव वालों में मिलकर ये जो गैर मुमकिन राड़ा था यहाँ पेड़ लगाए और यहाँ 2 कमरे टीन लगाकर 2 कमरे चालू किए और 2 कमरे चालू से ही उनमें मतलब पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ना है। एक बार तो हमारे गाँव वालों ने भी मदद करी उसमें और संस्था ने करी। 2 कमरा तैयार होगा। वहाँ पर एक जोर था बहुत गहरा। फिर वो हमारे समझ में बैठी जब तालमेल बढ़ाएगा कि भाई एक हिस्सों गाँव वाला देगा और 2 हिस्सों संस्था देगी। ऐसा तालमेल बनाकर हमने स्कूल बनावट चालू कर दिया। 4 कमरा सरूम 4 कमरा बना दिया। सन 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट ने एक तरह से तो सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। मान्यता प्राप्त करने के लिए भवन और भौतिक साधनों के उच्च स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स पूरे किए जाने की शर्तें भी अनिवार्य की गई। प्राथमिक शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के प्रावधानों को भी लागू किया गया। और ये मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में भौतिक संसाधनों के काफ़ी ऊंचे स्टैंडर्ड्स और मानकों को शर्त के तौर पर एक्ट ने प्रस्तावित किया। भारत में बड़े पैमाने पर समुदाय के सहयोग से पाठशालाएं चलती आ रही थी। इन पाठशालाओं का लाभ ज्यादातर वंचित तबकों के बच्चे उठाते थे और गैर सरकारी पाठशालाओं के सामने इन प्रावधानों ने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। तो अधिकांश छोटी और स्थानीय संस्थाएं भवनों के आकार और संख्या के इन मानकों को पूरा करने में असमर्थ रही और परिणाम स्वरूप देश भर में ज़्यादातर ऐसी संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम को मजबूरन बंद करना पड़ा। RTE एक्ट के लागू होने पर यही संकट बोधशालाओं के सामने भी उत्पन्न हुआ। समुदायों, बोध शिक्षा समिति और गुड अर्थ फाउंडेशन के सम्मुख इस चुनौती का सामना करना लगभग असंभव ही था। तो उस समय विक्रम लाल जी ने एक बहुत ही असाधारण निर्णय करते हुए उन्होंने आइशर ग्रुप फाउंडेशन की ओर से अभूतपूर्व रूप से इन बोधशालाओं को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। उनका मत था कि RT एक्ट में अगर स्कूलों के लिए कुछ मानक निर्धारित हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हमें उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और उनकी ओर से और EGF की ओर से इसके प्रति एक गहरी कमिटमेंट उन्होंने प्रस्तुत की। आइशर ग्रुप फाउंडेशन द्वारा स्थायी शाला भवनों के निर्माण की इस महती परियोजना ने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में चल रही बोधशालाओं के स्वरूप का आमूलचूल रूपांतरण कर दिया है। बोधशालाओं ने इन नवनिर्मित, मजबूत, सुंदर
और समुचित साधन संपन्न शाला भवनों ने क्षेत्र के सारे वंचित ग्रामीण समुदायों को शिक्षा को लेकर अभूतपूर्व उल्लास और गर्व से भर दिया है। समुदायों को अब पूरा विश्वास है कि सामुदायिक बोधशालाओं की ये मजबूत इमारतें उनकी अनेक भावी पीढ़ियों की अच्छी शिक्षा और उन्नति के लिए आधार प्रदान करेगी। अब ग्रामवासी आगे बढ़कर बड़ी बड़ी साझी और निजी जमीनों ने शाला परिसर के लिए दान कर रहे हैं। समुदाय का भी बहुत अच्छा लगने लगा है कि उनको अब लगने लगा है कि उनके बच्चे एक छायादार अच्छे से भवन में बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और विद्यालय का वातावरण भी बहुत सुंदर लगने लगा है। बच्चों के लिए झूले उपलब्ध हो गए हैं, बच्चे उस झूलों का आनंद लेते हैं। 24 बच्चों से लेकर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ समुदाय के लोगों से मिलकर के, और आज देखें तो वो छोटा सा जो शिक्षा रूपी पौधा था आज इतना बड़ा शिक्षा का एक बरगद के रूप में विकसित हो गया कि वहाँ के आसपास की जनता जो 5-6 किलोमीटर तक की जो जनता है उसके उस फल से फलीभूत हो रही है। हमें उम्मीद है कि ये विशाल स्कूल मैदान ग्रामवासियों के अनेक रूपों में उपयोगी रहेंगे और सामूहिक तौर पर उनके शिक्षक सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के लिए बखूबी काम आते रहेंगे। इन सुसज्जित जनगण प्रांगणों में आयशर ग्रुप फाउंडेशन द्वारा निर्मित शाला भवन ग्राम समुदाय के मन में शिक्षा की सुनिश्चितता और स्थायित्व के ठोस प्रतीक बन गए हैं। बोधशाला से जुड़े कार्यकर्ता और समुदायों ने मिलकर बोधशाला के इन स्थायी घरों को आयशर भवन का नाम दिया है और इस तरह बनी एक साझी धरोहर ऐसी जो छोड़ जाएगी अपने पीछे एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी जिसका समृद्ध भविष्य फलेगा फूलेगा। A joint endeavor of Bodh Shiksha Samiti, Good Earth Foundation, Aishar Group Foundation, local rural communities of Thanagazi and Umrain block of Alwar district, Rajasthan.